जी, योग दर्शन की 29वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत कल की कक्षा तक हमने 10 सूत्र पूरे कर लिए हैं। 10वां सूत्र निद्रावृत्ति को लेकर था। निद्रावृत्ति क्या होती है? निद्रा के जीवन में क्या उपयोग हैं? निद्रा बाधा कहाँ बनती है? निद्रा की क्लिष्टता और अक्लिष्टता कैसे होती है? कैसे हमारे लिए ये लाभकारी होती है और कैसे निद्रा दुखदाई भी होती है, हमको बंधनों में भी ले जाने वाली होती है। ये सब हमने कल तक देख लिया था। आज हम एक और अंतिम जो वृत्ति है, नई वृत्ति, स्मृति वृत्ति, इसके बारे में बात करेंगे। ये अपने आप में बड़ी रोचक और बड़ी विलक्षण वृत्ति है। हमारे जीवन में सामान्य रूप से स्मृति वृत्ति का बहुत उपयोग होता है। इस संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस स्मृति वृत्ति का उपयोग करके अपना जीवन न चलाता हो। हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है और बड़ी लाभकारी होती है स्मृति वृत्ति। इस स्मृति के होने से हमारे छोटे छोटे व्यवहार, हमारी हर छोटी छोटी गतिविधियां सब संचालित होती हैं। अगर ये स्मृति वृत्ति व्यावहारिक जीवन से समाप्त हो जाए तो हम 1 मिनट भी अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, चलेगा ही नहीं जीवन। इतनी महत्व की है ये स्मृति। लेकिन हर जगह ये उपयोगी भी नहीं होती, कई जगह ये हटानी भी पड़ती है, इसको रोकना पड़ता है। कहाँ रोकना है, कहाँ लाभ लेना है, ये चर्चा होगी, आगे बातचीत करेंगे इस पे। लेकिन कहाँ हटानी है, कहाँ इसको रोकना है, कहाँ लाभ लेना है, उन सबको करने से पहले तो ये तो जान लें स्मृति होती क्या है, बनती कैसे है, स्मृति कैसे तैयार होती है, स्मृति को बनने में कारण क्या होते हैं। तो इन पर आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले सूत्र को देखते हैं। सूत्र में क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृति ही। देखिए, सबसे पहले मैं एक प्रोनाउंसिएशन ठीक करा देता हूँ, उच्चारण। कुछ लोग इस शब्द को बोलते हैं स्मृति, यानी ई लगा देते हैं ऐसे, स्मृति। कुछ लोग तो स्मृति बोल देते हैं, स्मृति, स्मृति ऐसे करके। मतलब उच्चारण अपने लोगों का इतना खराब होता है, और हम अपने आप को शास्त्रों का जानकार, हम अपने आप को इतना सनातनी कहते हैं या हिंदी भाषी कहते हैं, फिर भी इतना खराब उच्चारण अपने लोगों का होता है, हम ध्यान नहीं देते। मैं आज आपको पहले एक रोचक बात बताता हूँ, तब आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी अलग बात है विषय से हटके। जब मैं छोटा सा था तो उस समय रेडियो सुनता था। रेडियो पर एक शो आता था, उसमें एक आरजे होती थी, रेडियो जॉकी, जो बोलती हैं, एंकर होती हैं। उनका नाम था आरजे सायमा, सायमा नाम था उनका, रेडियो जॉकी। तो बहुत सुना उनको उस समय, बहुत अच्छा बोलती थी, उनके उच्चारण में बड़ी शुद्धता होती थी, उर्दू के शब्दों की, हिंदी के शब्दों की। तो बचपन में वो कई सालों तक रेडियो सुना, उसके बाद में भूल गए उनको। एक दिन अचानक यूट्यूब पर ऐसे ही देख रहे थे, कोई शॉर्ट वीडियो सामने आई और वो आरजे सायमा सामने दिखाई देगी मुझको, मुझे नाम याद आ गया उनका। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़की यूट्यूब पर आकर उर्दू के शब्दों के उच्चारण को शुद्ध करा रही है, यूट्यूब पर आकर के शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से। 30 सेकंड का वीडियो, 40 50 60 सेकंड का वीडियो, देखिए कैसे करा रही हैं। एक गाना है, कैसे मिजाज आपके हैं फरमाइए, तो वो इस गाने को आधार बना के लोगों को ये बता रही है कि मिजाज नहीं होता, मिजाज होता, मिजाज। ऐसे यहाँ पर नुक्ता लगा होता है। इतना बारीकी से ध्यान रखते हैं वो लोग अपने उच्चारण का, और अपने लोगों को स्मृति बोलना नहीं आता, जबकि वो अपनी संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द है सामान्य रूप से, और वो केवल इस नुक्ते पे ध्यान दे रहे हैं कि मिजाज नहीं होता, ज नहीं होता, ये ज नहीं है, ज होता है, ज, जो जेड से बनता है, इससे, ना कि जे। तो MIZAJ ऐसे करके इसका अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन, क्षमा कीजिए, लिपि होगी इसकी, MIZAJ, मिजाज। कितना ध्यान रखते हैं वो लोग अपनी भाषा का, भाषा के उच्चारण का। तो आप लोगों से एक निवेदन है, आग्रह है कि सबसे पहले हमको उच्चारण आना चाहिए। शास्त्र में जाने से पहले उस शास्त्र में जो बातें कही हुई हैं उनका पहले उच्चारण तो आए हमें, तभी तो सही सही जान पाएंगे। क्योंकि एक भी मात्रा इधर से उधर होती है तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, चर्चा ही बदल जाती है, वहां से विषय इधर उधर चला जाता है। तो स्मृति नहीं होता, स्मृति, स से शुरू करेंगे और वो भी आधा स होता है, स्मृति, स्मृति, स्मृति।
ऐसे करके। तो देखिए एक बार मैं फिर से उच्चारण करता हूँ पूरे सूत्र का। अनुभूत, अनुभूत नहीं है, अनुभूत विषया, मूर्धन्य शकार लगा हुआ ये वाला, विषया संप्रमोषः स्मृति ही, ऐसे करके। अब इनका अलग अलग विच्छेद करते हैं एक एक शब्द का। देखिए क्या है, अनुभूत, दूसरा शब्द है विषया, और तीसरा शब्द है असंप्रमोषः। ये संप्रमोषः नहीं है, असंप्रमोषः है, संधि विच्छेद करने पर बनेगा। और अंतिम शब्द है स्मृति ही। आइए इसका अर्थ समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ऋषि, वो बताना चाहते हैं। सबसे पहला शब्द है अनुभूत। अनुभूत का मतलब होता है अनुभव किया हुआ। हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, या जो भी स्पर्श से जानते हैं, वो सब हमारे अनुभव किए हुए विषय हैं। या पीछे जितनी प्रकार की वृत्तियां अभी तक हमने देखी हैं, उनमें कुछ ना कुछ अनुभूति होती है, हमको कुछ ना कुछ अनुभव होता ही है। किसका अनुभव होता है, किसी विषय का। इसमें एक विषय शब्द आया है, तो अनुभव किए हुए विषय का। असंप्रमोषः, असंप्रमोषः का मतलब होता है याद आना, उपस्थित हो जाना, या बने रहना। क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। कोई विषय अनुभव किया हुआ है हमने, जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। एक दिन मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद में मैंने इंडिया गेट जाने का विचार बनाया। मैंने देखा, चारों ओर घूम घूम करके देखा, कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। आसपास का क्षेत्र भी देखा, राजपथ देखा वहां पर। उस लाल किले पर जो हमारे जो क्रांतिकारी थे उनके नाम लिखे हुए हैं, क्षमा कीजिए, इंडिया गेट जो है उस पर क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए हैं, वो सब देखे। आसपास खड़े हुए सैनिक देखे, लोगों को देखा। ये अनुभूत हो रहा है मुझको, प्रत्यक्ष कर रहा हूं मैं, किसका, किसी विषय का। और वो विषय क्या है, इंडिया गेट। जिस समय मैं देख रहा हूं उस समय क्या हो रहा है, एक वृत्ति भीतर जा रही है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति हो गई जो हमने सबसे पहले देखी थी। सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। वो भीतर चली गई, चित्त तक पहुंच गई, चित्त से आत्मा तक, आत्मा को बोध हो गया। इसको बोलते हैं अनुभूति होना। अनुभूत हुआ हमको, किसका, विषय का। अब उसके बाद क्या होता है, जो चीज अनुभूत की हुई होती है उसका संस्कार हमारे चित्त पे बन जाता है, हमारे मन पे उसकी एक छाप बन जाती है, जाके वो छप जाता है। सब जानते हैं एक छाप बनती ही है। तो जब वो छाप बनती है, अगर वो किसी कारण से, किसी उद्बोधक से, किसी आलंबन से, किसी सहारे के कारण से यदि वो बनी रहे, उठ करके बाहर आ जाए, पुनः उपस्थित हो जाए, उसी का नाम होता है स्मृति। अब हम घर आ गए, इंडिया गेट देख करके, लाल किला देख करके, या कोई भी ऐसा जो प्रसिद्ध स्थल है उसको देख करके अपने घर आ गए। घर आके किसी ने पूछा कहाँ गए थे, क्या देखा था। अब जैसे ही अचानक से हमने सोचा, विचारा, सामने वाले व्यक्ति को बताना शुरू किया कि हम तो इंडिया गेट देख के आए हैं। जिस समय हम ये बता रहे हैं कि इंडिया गेट देख के आए, लाल किला देख के आए, तो ये जो उपस्थिति हुई उस विषय की, वो जो उठ के आया, वो जो हम हमारे चित्त में से बाहर निकल के आया, जिस रूप में आया, जो वृत्ति के रूप में बाहर उभरा। देखिए अभी तक तो वृत्तियां भीतर जाती थी, बाहर से कोई देखा तो वो वृत्ति भीतर गई थी। इस बार उल्टा हो रहा है, इस बार भीतर से बाहर चीजें आ रही हैं। किसके रूप में, स्मृति के रूप में। हालांकि होता चित्त में ही है ये सब कार्यक्रम, लेकिन फिर भी लगता ऐसा है कि जैसे भीतर से बाहर कुछ आ रहा है निकल के। हम भीतर से सोच रहे हैं और वो बाहर उपस्थित हुआ हमको कहीं पर। होता वो चित्त में ही है, आत्मा में ही है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है। इसका नाम होता है स्मृति। तो ये तो हुआ सूत्रार्थ, सूत्र का अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। महर्षि व्यास जी इसको विस्तार से बता रहे हैं कि स्मृति होती कैसे, होती क्या है। पहला प्रश्न उन्होंने उठाया, एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न उन्होंने किया, बहुत गहरा प्रश्न है। प्रश्न कर रहे हैं, किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति आहोस्वित विषय विषयस्य इति। देखिए ध्यान से समझेंगे एक एक शब्द को, बहुत आसान से शब्द हैं। किम प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति आहोस्वित। यहाँ एक पूरा शब्द है, मैं इधर लिख देता हूँ देखिए, ताकि आपको आसान हो जाए। ये शब्द लिखा हुआ क्या है, आहोस्वित। संधि विच्छेद करेंगे तो आहोस्वित और विषयस्य, इन दोनों को मिलके बना आहोस्विद विषयस्य इति।
ऐसा। आहोस्वित विषयस्य इति, वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि किम माने क्या, क्या चित्तम माने चित्त में, किम के साथ चित्तम को लेंगे, किम चित्तम, क्या चित्त में, प्रत्ययस्य, प्रत्यय बोलते हैं ज्ञान को, प्रत्यय किसको कहते हैं, ज्ञान को, हमने पीछे भी पढ़ा था एक दिन, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, ज्ञान, अनुभूति। क्या हमारे चित्त में ज्ञान उपस्थित होता है, कब, जब हम स्मरण करते हैं, जब हम किसी भी चीज का याद कर रहे हैं, स्मृति उठा रहे हैं, तो हमारा जो चित्त है क्या वो ज्ञान को उठा रहा होता है। आहोस्वित, आहोस्वित का मतलब होता है अथवा, इसका अर्थ लिख लीजिए अथवा, अथवा विषयस्य इति, अथवा विषय को उठा रहा होता है, विषय का मतलब है वस्तु। देखिए दो चीजें हो गई, एक तो हो गया प्रत्यय और एक हो गया विषय। प्रत्यय बोलते हैं ज्ञान को और विषय बोलते हैं वस्तु को, जो वो वस्तु है जिसको हमने देखा, कभी प्रत्यक्ष किया था। तो मान लीजिए जैसे मैं लाल किला देखने गया, तो लाल किला देखने के बाद जब मुझे याद आती है किसी चीज की, स्मरण आता है, तो स्मरण करते समय वो मुझको वो वस्तु याद आती है या वो वस्तु का ज्ञान मुझको उपस्थित होता है, उसका स्मरण करता हूं मैं। बहुत गहरा प्रश्न किया ऋषि ने खुद से, फिर उसका उत्तर भी खुद देंगे। फिर से सुनिए ध्यान से। एक तो हो गया लाल किला, जो लाल किला अपने आप में पूरा पिंड है, पूरे एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, एक द्रव्य है। और एक हो गया लाल किले का ज्ञान, लाल किले का एक ज्ञान भी तो होता है ना, इस रंग का है, इतना बड़ा है ना, इतने दूर में फैला हुआ है, इतने स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, उसका अपना कोई क्षेत्रफल होगा, या आसपास ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे उसमें गुंबद बने हुए हैं, जो भी है। तो उसका ज्ञान हम स्मरण करते हैं या उस वस्तु को स्मरण करते हैं, ये प्रश्न पहला खड़ा किया, ये पहला प्रश्न है। अब देखिए उसका उत्तर बता रहे हैं अगली पंक्ति में, क्या उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भासः तज्जातीयकम संस्कारम आरभते। बहुत गहरी बात बताई है, ध्यान से समझेंगे। अगर ये बात यहाँ की समझ में आ गई तो अगला विषय इतना रोचक होने वाला है, हम अपने जीवन से जोड़ के देखेंगे फिर इसको। ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः, ग्राह्य बोलते हैं वस्तु को, ये जो विषय विषय बोला था, विषय कह दीजिए, ग्राह्य कह दीजिए। ग्राह्य मतलब जिसका ग्रहण किया जाता है, ध्यान से समझिए। ग्राह्य का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, वस्तु, द्रव्य, वो जो चीज है, कोई भी चीज हो सकती है। तो ग्राह्य से उपरक्त, उपरक्त मतलब जुड़ा हुआ, प्रत्यय माने ज्ञान, ग्राह्य से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वो कैसा होता है, ग्राह्य और ग्रहण उभय आकार, वो ग्राह्य वाला भी होता है और ज्ञान वाला भी होता है। उभयाकार मतलब, उभय शब्द का मतलब होता है दोनों प्रकार का, निर्भास, निर्भासः माने प्रतीत होता है, ऐसा ऐसा हमको बोध होता है, ऐसा जानकारी होती है। और ऐसा जो वो ज्ञान होता है जो उस वस्तु से भी जुड़ा हुआ होता है, साथ में उस वस्तु वाला भी होता है। ग्राह्य माने वस्तु वाला, और ग्रहण बोलते हैं ज्ञान को। ग्रहण शब्द का अर्थ लिख लीजिए, ग्रहण का मतलब होता है ज्ञान। एक होता है ग्राह्य, यदि आप इन शब्दों के भेद को समझ पाएंगे तो फिर ये बात सिद्धांत के रूप में समझ में आ जाएगी आराम से। ग्रहण का मतलब होता है ज्ञान और ग्राह्य का मतलब होता है वस्तु। तो जब ग्राह्य से उपरक्त, ग्राह्य यानी वस्तु से जुड़ा हुआ जो प्रत्यय ज्ञान होता है वो कैसा होता है, ग्राह्य और ग्रहण उभयाकार, ग्राह्य वाला भी होता है और ग्रहण वाला भी होता है, यानी वस्तु वाला भी होता है, वस्तु के आकार वाला भी होता है और वस्तु के ज्ञान वाला भी, निर्भासः प्रतीत होता है, ऐसा ऐसा उसका बोध होता है। फिर आगे एक बात करें, तज्जातीयकम। तज्जातीयकम मतलब अपनी समान जाति वाले, संस्कारम माने संस्कारों को, आरभते माने तैयार करता है या बनाता है। तो देखिए यहाँ उत्तर दे दिया उन्होंने ऊपर की बात का, कि जब भी हम किसी चीज का बोध करते हैं, जब हम किसी चीज को स्मरण करते हैं, स्मृति करते हैं, तो उसमें ग्राह्य भी हमको उपस्थित होता है और ग्रहण भी उपस्थित होता है, यानी वस्तु भी हमको उपस्थित हो रही होती है, साथ में उस वस्तु का ग्रहण यानी ज्ञान भी उपस्थित हो रहा होता है। लेकिन साथ में एक काम और हो रहा होता है, वो क्या होता है,
तज्जातीयकम, उस प्रकार की जाति वाले, यानी जैसे बाहर से ग्रहण आएगा, जैसे बाहर से किसी भी प्रकार की हम वस्तु का प्रत्यक्ष करेंगे, आभास होगा, बोध होगा, अनुभूति होगी, उसी प्रकार के संस्कार उपस्थित होंगे, तैयार होंगे, निर्मित होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं उसके बाद में, फिर इन संस्कारों से स्मृति कैसे बनती है, उस बात को अगली पंक्ति में खोल रहे हैं। संस्कारः, वो जो संस्कार है उस प्रकार का जो हमारे चित्त में बना हुआ है, वो जो छाप बनी हुई है। स्व्यंजकान, ध्यान से समझेंगे, देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, स्व्यंजकान अंजनः, व्यंजकान अंजनः, तदाकारम, तदाकारम एव, ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका स्मृतिम जनयति। वो जो संस्कार जो भीतर है, स्वव्यंजकान, अपने व्यंजक से, ध्यान से समझेंगे, वो जो संस्कार होता है ना, वो अपने व्यंजक से, अपने व्यंजक मतलब उस संस्कार के भीतर एक अपना खुद का व्यंजक होता है। व्यंजक का मतलब उसमें एक ऐसी पावर होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वो उठा देता है उन संस्कारों को ऊपर स्मृति के रूप में, उसको व्यंजक बोला जाता है। उद्बोधक कहते हैं इसको, उद्बोधक, उठाने वाला। संस्कार जो होता है अपने भीतर का जो व्यंजक होता है, उस व्यंजक के माध्यम से अंजन, यहाँ एक शब्द है अंजनः, मैं लिख के बताता हूँ अंजनः शब्द कैसा है। ये अंजनः का मतलब होता है उद्भूत कर देता है, उठा देता है, उभार देता है, उद्भूत कर देता है। किसको उद्भूत कर देता है? ग्राह्य और ग्रहण, यानी ग्राह्य कहते हैं वस्तु को और ग्रहण बोलते हैं ज्ञान को। उभयात्मिका, दोनों प्रकार के, स्मृतिम जनयति, उन ग्राह्य और ग्रहण दोनों प्रकार की स्मृति को जनयति, जनयति माने निर्मित कर देता है, उठा देता है, पैदा कर देता है। जनयति, जन्म दे देता है। यहां से क्या बात समझ में आई अभी तक? संस्कार कैसे बनते हैं? पहले बाहर से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, अनुमान करते हैं, आगम प्रमाण से जानते हैं, विपर्यय वृत्ति से जानते हैं, विकल्प वृत्ति से, निद्रा वृत्ति से, इन सबको ले लेंगे यहाँ पे, तो उनसे जब ग्राह्य उपरक्त होता है, यानी उन वस्तु से जब किसी प्रकार से हमारा चित्त उपरक्त होता है, तो साथ में जो वो प्रत्यय है, जो ज्ञान है, वो किस प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। उसमें वस्तु भी होती है, ग्राह्य भी होता है और ग्रहण भी होता है। तो उनका जो बोध होता है वो तज्जातीयकम संस्कारम आरभते, उसी प्रकार के संस्कारों को उत्पन्न करने वाला होता है। फिर क्या होता है? वो संस्कार अपने व्यंजक से, अपनी जो उसका अपना खुद का एक उद्बोधक स्वरूप है, उस उद्बोधक स्वरूप से क्या करता है? स्मृतिम जनयति, यादों को खड़ा कर देता है, स्मृतियों को उठा देता है, उत्पन्न कर देता है। ऐसा सबके साथ होता है। और उस स्मृति में क्या क्या चीजें होती हैं? तो ग्राह्य भी होता है और ग्रहण भी होता है। जब हम किसी चीज को याद कर रहे होते हैं तो वो वस्तु तो याद आती ही है, साथ में वस्तु का ज्ञान भी हमको आ रहा होता है। देखिए बहुत बारीक सी बात है, बहुत गहरी बात है, आप लोग अनुभव करके देखिए। मैं आपको यही एक प्रयोग कराता हूँ, आप प्रयोग कीजिए। सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय, स्क्रीन को एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं लाल रंग के हैं, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से सबको, मोटा मोटा ऐसे ही देख लिया होगा सबने। अब आप आंखें बंद करके या एक तरफ देख के इसको स्मरण कीजिए, स्मृति करिए, देखिए क्या क्या आता है स्मरण में। क्या क्या आता है स्मरण में? एक तो वस्तु आती है, वस्तु मतलब ये जो सामने स्क्रीन रखी हुई है ये आती है। ये शब्द भी एक वस्तु ही है, ये शब्द जो रखे हुए हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये भी वस्तु हैं। वस्तु को ग्राह्य बोलते हैं संस्कृत में। साथ में इसका ज्ञान भी आता है। क्या ज्ञान आता है? देखिए आपके भीतर एक ज्ञान भी उपस्थित हो रहा होगा। क्या ज्ञान आता है? बैकग्राउंड वाइट है, यानी पृष्ठभूमि जो है श्वेत रंग की है, सफेद रंग की है, साथ में लाल रंग का टेक्स्ट है, संस्कृत में कोई बातें लिखी हुई हैं। ये ज्ञान भी तो होता है, ये बोध भी तो होता है, ये भी उपस्थित होता है साथ में। दो चीजें आ रही हैं स्मृति के रूप में। और ये होता कैसे है? तो पीछे हम पढ़ के आए थे एक दिन, आपको याद होगा जो लोग पीछे नियमित कक्षाओं में जुड़े हुए हैं, हमने क्या देखा था? वृत्तियों और संस्कारों का एक चक्र होता है। वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं।
एक उदाहरण दिया था उस समय, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण दिए थे लेकिन एक उदाहरण मैंने व्यापक रूप से रखा था। जब हम अपने फ़ोन के कैमरे से बाहर से कुछ कैप्चर करते हैं, किसी प्रकार से कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करते हैं, तो बाहर से जो विषय को हमने लिया वृत्ति के रूप में, वो कहाँ जाता है? फ़ोन की स्टोरेज में जाता है और जाके उसकी छाप बन जाती है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो संस्कार बन जाता है। कहाँ जाके बनता है? फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में, बिट्स के रूप में, और वो वहाँ जाके छप जाता है। जब हमको आवश्यकता होती है हम फ़ोन की गैलरी खोलते हैं या फ़ोन का फाइल मैनेजर खोलते हैं और उसको देख लेते हैं। तो ये जो देखना है, जब हम जाके गैलरी में किसी भी वीडियो को या अपने बनाए हुए, अपने कैप्चर किए हुए फ़ोटो को देखते हैं, ये स्मृति उठ के आ रही होती है। किससे स्मृति उठती है? जो पहले से वो ग्राह्य और ग्रहण उसमें उपस्थित है, जो पहले से एक संस्कार जाके जुड़ गया है हमारे फ़ोन से, वो उठ के आ जाता है। यही काम हमारे चित्त में हो रहा होता है। वृत्तियां जाती रहती हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान से, आगम से, विपर्य वृत्ति के माध्यम से, विकल्प से, निद्रा से, और फिर स्मृति के माध्यम से वो उभर के आ जाती हैं बाहर। इतनी बात पूरी हो गई। अब देखिए आगे और कुछ गहरी बातें बता रहे हैं। इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे जो मैंने अंडरलाइन की हुई है इस समय। ये देखिए, बड़ा कर देता हूँ, सबको अच्छे से दिख जाएगा। तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ही। यहाँ बुद्धि शब्द जो है, ये बुद्धि वो वाली बुद्धि नहीं है जो हमारे भीतर बुद्धि होती है। यहाँ बुद्धि का मतलब प्रत्यक्ष से है। जिस समय हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, उस समय की जो स्मृति होती है, तत्र माने वहां, यानी स्मृति में जब स्मृति उठ रही होती है, तो मतलब स्मृति से पहले जब हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, किसी चीज को जान रहे हैं, प्रत्यक्ष से, आगम से या अनुमान से या किसी भी प्रकार से, तो वो किस प्रकार की होती है? वो ग्रहण पूर्वा होती है। उसमें ग्रहण की मुख्यता होती है। ग्रहण मतलब ज्ञान की। देखिए ध्यान से सुनिए, जिस समय हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, तो उस समय प्रधानता किस चीज की होती है? ग्रहण की। ग्रहण मतलब ज्ञान की। उस समय वस्तु का बोध कम हो रहा होता है, होता तो है, वस्तु को भी हम प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, वस्तु को भी हम जान रहे होते हैं, लेकिन वहां ग्रहण यानी वस्तु के ज्ञान की प्रधानता होती है। एक अगली पंक्ति में दूसरी बात बताई, जिस समय स्मृति कर रहे होते हैं, तो बता रहे हैं ग्राह्य आकार पूर्वा स्मृति ही। जिस समय स्मृति उठा रहे होते हैं, उस समय ग्राह्य की प्रधानता होती है। ग्राह्य मतलब वस्तु की। जिस समय किसी वस्तु को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, उस समय तो ज्ञान की प्रधानता होती है। और जिस समय स्मृति उठ के भीतर से आती है, उस समय ग्राह्य यानी वस्तु की प्रधानता रहती है। वस्तु को मुख्य रूप से हम जान रहे होते हैं। आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही होता है, सिद्धांत है ये। जब हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो कोई ये ना सोचे कि केवल ग्रहण ही जान रहे होते हैं, यानी केवल ज्ञान ही हो रहा होता है, वस्तु का पता ही नहीं है। दोनों होते हैं, उन्होंने पहले ही कहा है, ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका, पहले ही कहा था। ग्राह्य भी होता है, ग्रहण भी होता है, लेकिन प्रधान रूप से, मुख्य रूप से, मेनली वो क्या होता है? हमको उस समय ज्ञान की प्रधानता रहती है। ज्ञान को मुख्य रूप से जान रहे होते हैं। ज्ञान को भी तो जानना होता है ना, ज्ञान का भी अपना एक ज्ञान होता है। लेकिन जिस समय स्मृति उठ के आ रही है भीतर से, उस समय ग्राह्य की प्रधानता होती है। वस्तु भी उठ के आती है, वस्तु का भी बोध हो रहा होता है स्मृति में, लेकिन उसका क्षमा कीजिए, वस्तु भी उठ रही होती है, साथ में ज्ञान भी उठ के आ रहा होता है, लेकिन प्रधानता किसकी होती है? ग्राह्य की। ग्राह्य मतलब वस्तु। मैं बार बार ग्राह्य का मतलब वस्तु बता रहा हूँ और ग्रहण का मतलब ज्ञान बता रहा हूँ, ताकि आप भूले ना, क्योंकि शास्त्र के शब्द हैं, थोड़े कठिन हैं। कई बार इधर उधर हो जाता है जी, ग्राह्य का मतलब क्या है, ग्रहण का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे लिए नए शब्द हैं एकदम। तो इतनी बात यहाँ पर पूरी हुई। अब आगे देखिए, आगे स्मृति के प्रकार बता रहे हैं कि ये जो स्मृति होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो ऋषि का अपना एक तरीका होता है किसी भी चीज को खोलने का, किसी भी चीज को क्लासिफाइड करने का। तो इन्होंने इसको दो प्रकार से खोला। साच, सा माने वो जो स्मृति है, सा माने स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के रूप में कह रहे हैं, यानी स्मृति जो होती है स्त्रीलिंग वाचक है। च द्वयी, द्वयी माने दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? भावित स्मृतव्या, स्मर्तव्या। ध्यान से समझेंगे शब्द को। भावित स्मर्तव्या, स्मर्तव्या, च अभावित स्मर्तव्या। दो शब्द बता दिए। एक तो भावित,
भावित स्मृति, और दूसरी बताई अभावित। इनका अर्थ अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलत कर लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लिख लें। भावित का मतलब होता है कल्पित, जिसमें कल्पनाएं की जाती हैं, और अभावित का मतलब होता है वास्तविक। यानी स्मृतियां भी दो प्रकार की होती हैं। भावित का मतलब होता है कल्पित और अभावित का मतलब होता है वास्तविक। अभावित का मतलब कोई कल्पित ना समझ ले और भावित का मतलब वास्तविक ना समझ ले, इसलिए लिख के बताया आपको, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा एक दो दिन बाद, कल तो रविवार है, जब मैं आपसे पूछूंगा अगर फिर आपने भावित का मतलब वास्तविक बता दिया, अभावित का मतलब कल्पित बता दिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा, और वो गलत बात है। ध्यान से समझ लीजिए, भावित का मतलब होता है कल्पित, अभावित का मतलब होता है वास्तविक। स्मृति दो प्रकार की होती है। अब इनको आगे खोलेंगे, कैसे खोल रहे हैं देखिए। स्वप्ने भावित स्मर्तव्या, स्वप्न जो होता है वो क्या होता है, भावित स्मृति में आता है वो। कल चर्चा हो रही थी ना, कल कई सारे लोग कह रहे थे जी ये स्वप्न क्या होता है, स्वप्न भी क्या निद्रा का ही हिस्सा होता है, स्वप्न को निद्रा वृत्ति में लेंगे क्या, तो नहीं, आज बता दिया। स्वप्न कहाँ आता है, स्मृति के अंतर्गत आता है, स्मृति वृत्ति में लेंगे। हमने जो सोते समय जो हमको स्वप्न में दिखाई देता है, स्वप्न में जो चीजें चल रही होती हैं वो भावित होती हैं। भावित, भावित मतलब कल्पित, कल्पनाएं होती हैं वो मुख्य रूप से, तो वास्तविकता नहीं होती उनमें। भावित का मतलब होता है जो कल्पित होता है, कल्पना किया हुआ, जिसमें रियलिटी कुछ नहीं है, वास्तविकता कुछ नहीं है, ये होता है स्वप्न। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जागृत, क्षमा कीजिएगा, जागृत नहीं है, जागृत है, जागृत समये त्व तु अभावित स्मर्तव्य इति। और जागते समय जो हमको स्मृतियां होती रहती हैं, याद आती रहती है चीजों की, किसी व्यक्ति को देखा था, किसी स्थान को देखा था, कुछ चीज पढ़ी थी, कहीं सुनी थी, किसी ने कुछ बात बोली थी, किसी ने कोई गाना गाया था, कोई कविता याद आ गई, तो ये जागृत समय में जो हमको चीजें याद आती हैं उनको अभावित बोलते हैं। अभावित का मतलब होता है वास्तविक, ये वास्तविक स्मृतियां होती हैं हमारी, ये कल्पना नहीं होती। जैसी की जैसी हमने देखी थी कहीं, जैसा का जैसा सुना था, गलत देखा था तो गलत याद आ जाएगा, सही देखा था तो सही आएगा। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा था तो प्रत्यक्ष रूप में आएगा, ये अनुमान प्रमाण के रूप में किसी वस्तु को जाना था तो अनुमान के रूप में आएगा, अभावित रूप में आएगा, मतलब वास्तविक रूप में ही आएगा। किसी चीज को आगम प्रमाण से जाना था, किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी विद्वान व्यक्ति ने कोई बात कही थी, तो वो अभावित रूप में, स्मृति के रूप में हमारे सामने आ ही जाता है कि जी ऋषि दयानंद ने ये बात कही थी, महर्षि पतंजलि ने ये बात कही थी, वास्तविक रूप में सामने आती है, कल्पना में नहीं आती, इसलिए इसको अभावित स्मृति कहा। ठीक है जी। अभी तक की सबसे रोचक बात सामने आने वाली है, वो है ये वाली, अगली वाली देखिए। अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं ऋषि, वो कह रहे हैं, म्यूट कीजिए, किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है। किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है, शशिकांता माता जी, आपका ज्यादा अनम्यूट होता है, कई बार मैं कई बार कह चुका इस बात को, बाधा होती है इससे विषय में। देखिए अगली पंक्ति क्या है, सर्वाः च एता स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभवात प्रभवन्ति। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझेंगे। सर्वाः, सर्वाः माने सभी, च माने और, एताः माने ये, स्मृतयः माने स्मृतियां, ये जो सभी स्मृतियां हैं, फिर से समझेंगे, सर्वाः एताः स्मृतयः, ये जो सभी स्मृतियां हैं, ये कैसे प्रभवंती, प्रभवंती मतलब उत्पन्न होती हैं, तैयार होती हैं, पैदा होती हैं। ये कैसे पैदा होती हैं, किन से पैदा होती हैं, तो बता रहे हैं प्रमाण वृत्ति से पैदा होती हैं, विपर्यय वृत्ति से पैदा होती हैं, विकल्प वृत्ति से पैदा होती हैं, निद्रा वृत्ति से पैदा होती हैं, और मजेदार बात यह है कि स्मृति वृत्ति से भी पैदा होती हैं। अभी मैं बता ही चुका था पीछे, स्मृति किन किन से तैयार होती है, हमने प्रमाण से किन्हीं चीजों को जाना, जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, उसको प्रमाण के भीतर लेते हैं, इंद्रिय सन्निकर्ष से जो जाना जाता है। इसके अलावा जो अनुमान प्रमाण से जानते हैं, प्रमाण के भीतर अनुमान भी तो देखा था, उससे भी ये तैयार होती है स्मृति वृत्ति, प्रभवंती।
प्रकर्ष रूप से उसका उद्भव होता है, तैयार होती है, पैदा होती है, उत्पन्न होती है। वैसे ही आगम प्रमाण से भी उत्पन्न होती है। विपर्य वृत्ति, जो झूठा ज्ञान होता है, उससे भी स्मृतियां पैदा होती हैं। कहीं से गलत चीज जानी थी, उसकी भी अपनी एक स्मृति बनती रहती है। कोई भी मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, अविद्या के रूप में उपस्थित ज्ञान, उसकी भी अपनी एक स्मृति बनती रहती है। साथ में अगला देखा था विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति जो हमने विस्तार से समझी थी, उससे भी अपनी एक स्मृति बनती है। निद्रा की भी स्मृति बनती है, वो तो कल ही देख के आए हैं, परसों देखा था हमने। कल और परसों के दिन में निद्रा वृत्ति से कैसे स्मृति आती है। संप्रबोधे, उठ करके जब हम उठते हैं तो हमको स्मृति आती है ना। प्रत्यमर्श एक शब्द पढ़ा था हमने, प्रत्यमर्श मतलब स्मृति आती है वहां पे भी, जब हम सो रहे होते हैं उसके उठने के बाद में। सुखम अहम अस्वाप्सम, दुखम अहम अस्वाप्सम, गाढ़म मूढ़म अहम अस्वाप्सम, ये पढ़ा था हमने। ये स्मृति उठती है वहां पे, ये तो देखा हमने। लेकिन सबसे रोचक बात है स्मृति नाम अनुभवात प्रभवंती। इन सब के अनुभव से, स्मृति के अनुभव से ये स्मृतियां पैदा होती हैं। ये बात अभी तक की सबसे रोचक बात है पूरी कक्षा की। ध्यान से समझेंगे, अब सबके व्यावहारिक जीवन की बड़ी काम की बात आ रही है। स्मृति से भी स्मृति बनती है, यादों की भी यादें होती हैं। कैसे? तो देखिए ऐसे, मैं दिल्ली गया, मैंने लाल किला देखा, और लाल किला देख करके मैं कल आ गया था, मान लीजिए कल आ गया, और यहाँ घर पे आकर बैठकर मैं घर वालों को बता रहा हूँ कि लाल किला ऐसा था जी, इतना बड़ा था, सारी बातें चल रही हैं, मैं स्मरण कर रहा हूँ लाल किले का बैठ करके। जिस समय मैं स्मरण कर रहा हूँ, तो स्मरण करते समय भी एक संस्कार बन रहा है स्मरण करने का, क्योंकि मैं स्मृति कर रहा हूँ, मतलब एक वृत्ति उठा रहा हूँ, स्मृति भी एक वृत्ति होती है। तो जब बार बार मैं याद किए जा रहा हूँ, याद किए जा रहा हूँ, लाल किले को बार बार याद कर रहा हूँ, उसकी अपनी एक एक उसका भी अपना एक संस्कार बन रहा है भीतर जाके, उसकी भी अपनी एक स्मृति तैयार हो रही है भीतर। मैं उस बात को छोड़ दिया, मैंने सो गया, सोने के बाद में मैं आज उठा, आज मैं फिर से याद कर रहा हूँ। और आज मैं पता है क्या बात याद कर रहा हूँ? आज मैं लाल किले को याद नहीं कर रहा, आज मैं ये याद कर रहा हूँ कि कल मैं याद कर रहा था, मैं कल की स्मृति को आज स्मरण कर रहा हूँ। यानी स्मृति की भी स्मृति होती है, यादों को भी याद किया जाता है, और ये बहुत गहरी बात होती है। अब वो बात सुनेंगे जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है। मान लीजिए हमारे जीवन में कोई कड़वा अनुभव रहा, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आया किसी रिलेशन में, और हम उसके साथ रहे काफी समय तक, कोई भी हो सकता है, किसी का खराब हो सकते हैं, ठीक है, किसी का कोई दोस्त हो सकता है, या किसी का भी कोई भी संबंधी, सोशल मीडिया से किसी का कोई परिचय हुआ, आपस में खूब घनिष्ठ संबंध हो गया, खूब घुले मिले, आपस में खूब घूमने गए, इधर उधर खूब बातचीत रही, खूब आनंद लिया उस व्यक्ति के साथ, तो यादें बनती ही हैं क्योंकि प्रत्यक्ष किया है। इन प्रत्यक्षों के अनुभवात, अनुभव से क्या होता है, भीतर एक संस्कार बनता है। लेकिन वो व्यक्ति अचानक से एक दिन छोड़ के चला गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप का मतलब छोड़ देना, वहां से छूट गया, वो व्यक्ति चला गया। जब वो व्यक्ति चला जाता है तो उसके जाने के बाद में हमें फिर उसकी यादें आती हैं। और उदाहरण से ले लीजिए, एक बेटा घर पे रहता है, अचानक से उसकी नौकरी लग गई, कहीं बाहर चला गया, तो जिस दिन वो घर से जा रहा होता है तो माँ को रोना आ जाता है कई बार। माँ घर पे बैठ के रोती रहती है, क्या, क्यों रोती है? याद कर करके रोती रहती है। अब देखिए, याद की भी याद किए जा रही है, उस दिन गया था उस दिन सब कुछ छोड़ के चला गया यहाँ से, ये संसार छोड़ के चला गया, घर छोड़ के चला गया जी, ऐसा हो गया जी, साथ में घूमते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ खेलते थे, उनकी एक अपनी एक स्मृति आ रही है। लेकिन जिस समय हम उसको याद कर रहे होते हैं, उस खराब अनुभव को, कड़वे अनुभव को, उसकी भी अपनी एक स्मृति बन रही है, उसका अपना एक संस्कार तैयार हो रहा है भीतर, उस संस्कार से फिर स्मृति बन रही है, बहुत गहरा संस्कार, मजबूत संस्कार बन रहा है। तो जो लोग बार बार कड़वे अनुभवों को याद करते रहते हैं, बार बार किसी व्यक्ति जो हमारे जीवन में कभी खराब व्यवहार करके चला गया, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करके चला गया, अनाचार अत्याचार करके चला गया, बार बार हम उसको याद करते रहते हैं, और याद कर करके फिर से अपना भीतर का जो संस्कार है वो और खराब कर रहे हैं, क्योंकि संस्कार तो और मजबूत बनता चला जाता है। इसलिए तो कहा जाता है ना, कई बार लोग कहते हैं, जो बड़े दुखी लोग रहते हैं, कि जी मैं भूलने का प्रयास कर रहा हूँ, या भूलने का खूब प्रयास कर रही हूँ, लेकिन भूल ही नहीं पा रही हूँ, या भूल नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं भूल पा रहे?
क्योंकि आपने एक बार याद किया तो एक बार के याद करने में फिर से संस्कार बना है, याद करने का भी, स्मृति का भी एक संस्कार बना, वो फिर से उठ के आएगा, छोड़ेगा नहीं। खत्म नहीं होती है स्मृति कभी भी। खत्म करने का एक तरीका होता है, वो बताएंगे वो तरीका क्या है, दूसरे पाद में उसकी चर्चा होगी। लेकिन इतना आसान थोड़ी है, वो फिर से एक नए संस्कार को बना रहा होता है, और याद 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 बस याद रह जाती है। वो गाने में सुना होगा ना, याद 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 बस याद रह जाती है। वो याद पे याद, याद पे याद, याद पे याद आती रहती है। उसी बात को शास्त्रकार कह रहा है, स्मृति नाम अनुभवात प्रभवंती स्मृतयः। वो स्मृति से स्मृति, स्मृति से स्मृति बनती रहती है, लगातार चलता रहता है ये काम। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि खराब चीजों की स्मृति आती है, कड़वे अनुभवों की आती है, अच्छे अनुभवों की भी तो आती है। कैसे? मान लीजिए हम किसी दिन किसी गुरुकुल में गए थे, वहां जाके गुरुकुल में आचार्यों से मिले, वहां के बच्चों से मिले, बच्चों का वेद पाठ सुना, शास्त्रों का पाठ सुना, अच्छी चर्चाएं हुई, शास्त्रीय चर्चाएं हुई। कहीं हम गए साधना करने के लिए, उसका भी एक संस्कार बनता है भीतर। घर आ गए, घर आने के बाद में बैठ, अब यहाँ साधना नहीं कर रहे हैं, हमारे घर पे कोई आचार्य नहीं है, कोई ब्रह्मचारी, कोई वेद पुस्तक नहीं, कोई किसी प्रकार का पाठ नहीं हो रहा, लेकिन हम आराम से एक दिन बैठ गए, फोन खोल के बैठ गए, फोन में देख रहे हैं वहाँ की वीडियो, वहाँ के फोटो, या नहीं भी देख रहे हैं फोन में, तो ऐसे ही बैठे हुए याद कर रहे हैं। याद आ रही है वहाँ की, याद आ रही है, स्मृति आ रही है, याद किए जा रहे हैं, नहीं भी याद आ रही तो भी याद कर रहे हैं, और याद आने से भी संस्कार बन रहे हैं। और वहाँ का जो बड़ा प्यारा अनुभव था, बड़ा सुखद अनुभव था, उसको और स्मरण किए जा रहे हैं, और स्मरण किए जा रहे हैं, उसका भी अपना एक संस्कार बन रहा है, उसकी और याद आ रही है, और याद आ रही है, लगातार याद आ रही है। और ये याद अच्छी याद होती है, हमारे जीवन में खुशियां भरती है, हमको बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ले लीजिए, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए जो हमारे जैसे युवा हैं, अपने समय में जब और हम युवा थे, 24-25 साल की आयु थी, उस समय देशभक्ति के खूब काम किए, खूब क्रांतिकारी काम किए, ये कर दिया जी, वो कर दिया, कुछ ना कुछ उत्साह रहता ही था करने के लिए। वेद प्रचार करते थे, आर्य समाज का प्रचार करते थे, शास्त्रों का प्रचार करते थे, तो उस समय की बड़ी अच्छी स्मृतियां थीं। आज हम याद करते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए आज हम गृहस्थ में आके फंस गए, मैं सब लोगों के काम की बात बता रहा हूँ, जो इस समय कक्षा में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या गृहस्थी लोग हैं। आप लोग इस समय गृहस्थ में आके फंस गए कि जी अब तो हम कहीं ना तो धर्म का प्रचार कर पा रहे हैं, ना कहीं उपकार कर पा रहे हैं, ना जाके कहीं शास्त्र का प्रचार है, किसी प्रकार से धार्मिक बड़े काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, युवावस्था में हमने खूब किए थे, तो अब उनकी स्मृतियां उठाइए, स्मृति से स्मृति बनाइए, स्मृति से और संस्कार बनेंगे। कि कोई बात नहीं, अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन स्मृति से जो भीतर और संस्कार बन रहे हैं, संस्कारों से फिर स्मृति बनेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये भी भीतर एक बहुत बड़ा कर्म हो रहा होता है, बड़ा शुभ कर्म है, ये साधना में सहायक होता है। कहीं पहले कोई अनुभव ले रखा था किसी प्रवचन का, किसी आचार्य के साथ बैठने का, किसी साधक के साथ बैठकर उपासना करने का अनुभव था। आज वृद्ध हो गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं उपासना, नहीं अधिक समय तक बैठा जा रहा है, स्मृति उठाइए, याद कीजिए उन चीज़ों को जो पुरानी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन हमारे साथ खराब बात यह है कि हम अच्छी चीज़ें नहीं उठाते, अच्छे अनुभवों को नहीं उठाते। यहाँ लिखा हुआ ना, स्मृति नाम अनुभवात, वो जो अनुभव हैं स्मृतियों के, उनको नहीं उठाते हम। और हम क्या करते रहते हैं, हम उन्हीं अनुभवों को उठाते हैं कि मेरी बहू आई थी और बहू तो ये करके चली गई घर में, तो बहू ने तो घर ही खराब कर दिया, मेरी तो सासू माँ ही ऐसी मिली, मेरे तो ससुर ही ऐसे थे। हमारे जीवन की कहानियां इन्हीं सब चीज़ों पे आके टिक गई हैं, और हम जो तथाकथित आध्यात्मिक लोग हैं, हमारी यात्रा आगे बढ़ ही नहीं पाती। मैं कह रहा हूँ तथाकथित आध्यात्मिकता वो नहीं है कि हम शाम को उपासना में बैठते हैं, हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हमने देखो लाल कपड़े पहन रखे हैं, तिलक अच्छा लगाते हैं, माला पहन रखी है, हर दिन 2 माला जप करते हैं, हम तो गुरुकुल में भी जाते हैं जी, हम तो साधना शिविरों में अटेंड करते रहते हैं जी, हम तो 2-2 घंटे ध्यान भी लगा लेते हैं जी। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म की यात्रा तो ये है जो यहाँ चर्चा की गई है, यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, भीतर से। अध्यात्म बाहर का मामला ज़्यादा है नहीं, बाहर से भी होता है, वो भी योगाभ्यास भी करना होता है हमको, वो भी सब ध्यान लगाना, प्रत्याहार का अभ्यास करना, धारणा करना, वो भी उसी योग का हिस्सा है, वो भी उसी साधना का ही हिस्सा है, अध्यात्म का ही हिस्सा है, लेकिन बहुत छोटा हिस्सा होता है वो। असली मामला तो अध्यात्म का इन संस्कारों और वृत्तियों से शुरू होता है। कोई व्यक्ति अध्यात्म में ज़्यादा कुछ बाहर से कर नहीं पा रहा है, लेकिन भीतर भीतर वो बैठ करके
निरंतर स्मृतियां उठाता है, निरंतर जो पुरानी वृत्तियां हैं उनसे और अच्छे संस्कार तैयार कर रहा है, बाहर से काम नहीं कर पा रहा। देखिए, एक सामाजिक व्यक्ति जो होता है, सांसारिक व्यक्ति जो होता है, वो पुण्य अपुण्य पे टिका रहता है, पाप पुण्य पर। जी, इसको करूंगा तो पुण्य होगा, इसको करूंगा तो पाप होगा, मुझे पापों से बचना है, पुण्यों से बचना है, वो इस चीज पे ज्यादा टिका रहता है। लेकिन एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, वो सबसे ज्यादा टिका हुआ होता है वृत्तियों पर और संस्कारों पर। मैं ये वृत्ति उठाऊंगा तो इसका ये संस्कार बनेगा, ये संस्कार उठाऊंगा, ये स्मृति उठाऊंगा तो इससे फिर ऐसा संस्कार बनेगा, ये स्मृति नहीं उठानी मुझको, मुझे इस स्मृति को रोकना है, ये खराब अनुभव रहा मेरे जीवन का, इसको रोकना है, इसको उठाना है, इसको उठाना है, इसको रोकना है। इस पे काम करता है। असली अध्यात्म की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। कौन व्यक्ति कितने घंटे ध्यान लगाता है वो बाद की बात है, वो आगे का एक स्टेप है। लेकिन सबसे पहली जो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है वो इन स्मृतियों से, इन वृत्तियों से, इन संस्कारों से शुरू होती है। और ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति भी ध्यान रखता है पाप पुण्य का, लेकिन पाप पुण्य इसके लिए उतने मायने नहीं रखते, क्योंकि जब भीतर से वृत्तियां और संस्कार ठीक हो जाते हैं ना, तो बाहर से पुण्य ही करेगा, पापों से बचेगा ये। लेकिन हम बाहर से सामान्य लोगों को, जो सामान्य धार्मिक लोग हैं, जो बाहर से सांसारिक लोग हैं, भोगों में लिप्त हैं, हम उनकी ज्यादातर प्रवृत्ति कहाँ देखते हैं? वो पाप पुण्य पर टिके रहते हैं। ना जी ना, ये काम नहीं करना, पाप हो जाएगा, ये काम, अच्छा ये काम करो, ये पुण्य बनेगा आपका, इसको करो, ये अच्छा काम है। वो व्यक्ति उसी पे टिके रहते हैं। लेकिन गहरा व्यक्ति जो होता है, जो साधक स्तर का है, जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है, वो क्या करता है? स्मृतियों पे काम करता है, वृत्तियों पे काम करता है, संस्कारों पे काम करता रहता है। क्योंकि स्मृति की भी स्मृति बनती है। अभी नहीं कर पा रहा है कोई धार्मिक काम, अभी बाहर से कोई वैसे बड़े अनुष्ठान नहीं कर पा रहा है, बाहर से बहुत बड़ी साधना नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्मृतियां उठा उठा करके लगातार नए नए संस्कारों का निर्माण करता रहता है ना? गहरी बात। तो जो लोग इस समय गृहस्थ में हैं, देखिए मैं भी गृहस्थ में ही हूँ, मैं भी घर में ही रहता हूँ। मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बाहरी बातें कह रहा हूँ कि मैं खुद पालन नहीं करता तो आपके लिए कह रहा हूँ, वो सब बातें। मैं भी यहीं रहता हूँ, इसलिए ये सब बातें कह पा रहा हूँ। तो जो लोग इस समय गृहस्थ में हैं, विशेषकर जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अब जीवन में बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, और बड़ा उन्हें ये डर रहता है या एक मलाल रहता है कि भाई जीवन में कुछ अर्जित नहीं कर पाए, इतने दिन ऐसे ही निकल गए, कोई विशेष साधना नहीं की, अध्यात्म में कोई उन्नति नहीं हुई। कोई बात नहीं, उठाइए पुरानी स्मृतियों को। जीवन में बहुत अच्छे काम आपने किए होंगे, बड़े अच्छे अच्छे स्मृतियों के अनुभव आपने लिए होंगे। उठाइए उन स्मृतियों को फिर से और करिए भीतर भीतर काम। बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत उत्साह मिलता है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं और सागर जी, एक गुरुकुल में हम गए थे। तो वहाँ गुरुकुल में जब गए तो वहाँ बड़े अच्छे हमारे प्यारे अनुभव रहे। बहुत सारे लोग हम वहाँ पर मिले थे, कक्षा के लोग। उन स्मृतियों को हमने कल उठाया कि हमने वहाँ क्या क्या किया था, क्या क्या काम किए थे। और जैसे ही वो स्मरण कर रहे थे तो उत्साह बढ़ गया एकदम से, हमारा बहुत उत्साह आया। कई बार फोटो को देख करके, किसी वीडियो को देख करके, पुरानी यादों को देख करके, घर में तस्वीरें टंगी हुई हैं, उनको देख के स्मृतियां आ जाती हैं। उन स्मृतियों से फिर संस्कार बनते हैं। उन संस्कारों के माध्यम से हम आगे और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, उत्साह बढ़ जाता है हमारा। तो संस्कारों और वृत्तियों का मामला सामान्य नहीं होता, साधारण नहीं होता। एक व्यक्ति सामान्य आपको पैंट शर्ट टी शर्ट में दिखेगा, सामान्य रूप से ऐसे ही कोट पैंट टाई में भी दिख सकता है, लेकिन भीतर से वृत्तियों पे काम करता है, संस्कारों पे काम करता है, आध्यात्मिक है वो व्यक्ति। अध्यात्म में गति कर रहा होगा, बाहर से नहीं दिखेगा। बाहर से तो हमको लगेगा अरे ये तो जॉब करता है, अरे ये तो खेती करता है, अरे ये तो मजदूर है, अरे ये तो सामान्य सा व्यक्ति है, अरे ये तो गृहस्थ में रहता है, ये भला क्या जाने शास्त्र को, ये भला क्या जाने अध्यात्म को। और एक बहुत उज्जवल वस्त्र पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, भगवा वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति जो बाहर से टिका हुआ है केवल, कि जी हाँ देखो इन्होंने पिछले कई सालों से हर दिन यज्ञ कर रहे हैं, पिछले कई सालों से एक दिन भी उपासना नहीं छोड़ी, हर दिन ये करते हैं, हर दिन प्राणायाम करते हैं, हर दिन व्यायाम करते हैं, हर दिन ध्यान करते हैं, इन्होंने 1 लाख मंत्रों का जाप किया है, इन्होंने ऐसा किया है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो। हाँ, अच्छा करता है वो बुरे काम नहीं कर रहा है, उतना बढ़िया है। लेकिन आध्यात्मिक होने की पहली शर्त है कि व्यक्ति बाहर से भले ही कैसा रहे,
भले ही बाहर से वो एकदम आधुनिक वस्त्रों में दिखाई देगा, जॉब करता हुआ दिखाई देगा, सामान्य अपने पति पत्नी, क्षमा कीजिए, अपने पत्नी बच्चों के साथ दिखाई देगा, गृहस्थ के नियमों का पालन कर रहा होगा, वो भी शादी विवाह को अटेंड कर रहा होगा, वो भी पार्टियों में जाता होगा, बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वहां रहते हुए भी जब वो अपने इन वृत्तियों और संस्कारों को ध्यान में रखते हुए अपने हर एक व्यवहार को भीतर से कर रहा होता है, भीतर से, असली यात्रा भीतर की है, तो हम इस बात से कह सकते हैं कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति है। बाहर से नहीं दिखेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति बाहर से दिखता भी नहीं है, उतनी पहचान हम कर भी नहीं सकते आध्यात्मिक व्यक्ति की। बाहर से गोलूपन सा दिखेगा उसका, बाहर से ऐसा दिख सकता है कि ये भला ये आध्यात्मिक हो सकता है क्या? हो सकता है इसमें ऐसा क्या है? क्योंकि अध्यात्म की यात्रा तो भीतर की यात्रा है, बाहर का तो उसमें बहुत थोड़ा सा अंश है। ठीक है जी, तो स्मृति वृत्ति को परसों यानी सोमवार में हम पूरा करेंगे और आपके जो प्रश्न होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के विषय को इतना ही रखते हैं। आप सभी का अनुशासन बनाए रखने के लिए, कक्षा में जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य।